हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी की 5Q सीरीज हम आपको लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी 5Q सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट सेशन आपके लिए। ज्योग्राफी में ये 5Q सीरीज ज्योग्राफी में यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर प्रिपेयर की गई कराई जा रही है। और इसमें जो क्वेश्चन है उसका स्टैंडर्ड लेवल भी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी यूपीएचएससी एडवर्टीजमेंट 51 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है उसको ध्यान में रख करके और जो आने वाली नेट के एग्जाम्स हैं उसको ध्यान में रखकर हम आपको प्रिपेयर करा रहे हैं। देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में किस काल को प्राचीन शास्त्रीय काल, देखिए टर्म यूज किया है प्राचीन शास्त्रीय काल, एंशियंट क्लासिकल एज, किस एरा को एंशियंट क्लासिकल एज कहते हैं। देखिए दो है, एक एंशियंट क्लासिकल एज है, एक मॉडर्न क्लासिकल एज है, दोनों की बात हम करेंगे। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में किस प्राचीन शास्त्रीय ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेकर 7वीं, ये तीसरी है, ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेकर के 100वीं ईस्वी तक, ईसा पूर्व 4थी शताब्दी से लेकर के 200 ईस्वी तक, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से लेकर के यहां पर 250 होना चाहिए, फिर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर के 300 ईस्वी तक। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर के 300 ईस्वी तक का जो काल है ये क्या कहलाता है, ये भौगोलिक चिंतन के इतिहास में प्राचीन शास्त्रीय काल, प्राचीन शास्त्रीय काल। और ये वो टाइम था जब दो अलग अलग रीजन में, एक ग्रीक और उसके बाद रोमन, ग्रीक और रोमन यानी जहां पे आज वर्तमान ग्रीस है और इटली वाले क्षेत्र में क्या हो रहा था, उस समय जो ज्योग्राफी का डेवलपमेंट था वो इन्हीं दो क्षेत्रों में हुआ। इसके अलावा फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इस जैसे जो नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज थी ये अभी भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी, यानी पिछड़ी दशा में थी। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पिछड़ी दशा में थी, मतलब पिछड़े थे, जबकि ग्रीक और रोमन वेयर द सक्सेसर यानी आगे थे। फिर इसी शताब्दी में बहुचर्चित टॉलमी, हिकेटियस, थेल्स, एनाक्सिमेंडर, पॉम्पेसियन मेला, हेरोडोट्स, अरस्तु, ये सब कब आए, वो इसी ग्रीक और रोमन के एंशियंट क्लासिकल टाइम पीरियड में आए। हिप्पार्कस भी थे, पेसिडोनियस भी थे, ये सब उसी समय थे। फिर एक और टर्म आता है कि आधुनिक भौगोलिक विचारधारा में आधुनिक शास्त्रीय काल, मॉडर्न क्लासिकल टाइम, ये कब आता है, ये वो टाइम है जब हम्बोल्ट और रिटर आए। मॉडर्न क्लासिकल एज जो आता है वो हम्बोल्ट और इसके जो लीडर माने जाते हैं इस टाइम पीरियड के वो हम्बोल्ट और रिटर थे। और ये जो मॉडर्न क्लासिकल एज आता है ये जर्मन स्कूल की देन मानी जाती है। और ये जो टाइम पीरियड है ये 1760 से लेकर के 1860 तक का है, यानी 1760 से लेकर के 1780 के बीच। ठीक है, तो दो क्लासिकल पेज आपको पता चला एरा, एक एंशियंट क्लासिकल और दूसरा मॉडर्न क्लासिकल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एंशियंट क्लासिकल जो था वो ग्रीक और रोमन में डेवलप हुआ, और जो मॉडर्न क्लासिकल था इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम जर्मनी। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन ए, हीदर ग्राफ, देखिए दिया है, हीदर ग्राफ का आविष्कार ग्रिफिथ टेलर ने किया था, क्लाइमोग्राफ का आविष्कार ग्रिफिथ टेलर ने किया था। दोनों ही सही है, ए भी सही है, ए तथा बी दोनों सही, ए तथा बी दोनों होना चाहिए, दोनों सही है। तो पहला ऑप्शन सही हो गया कि ए भी सही है और दो भी सही है। लेकिन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो अलग अलग यहां पर ग्राफ्स हैं, एक है हीदर ग्राफ और दूसरा है क्लाइमोग्राफ। हीदर ग्राफ में क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हीदर ग्राफ होता है जिसमें वर्षा और तापमान, हीदर ग्राफ क्या है, एडवर्टीजमेंट से संबंधित, सॉरी कृषि से संबंधित है, जिसमें वर्षा और तापमान दो चीजें अंकित की जाती हैं। कहां कहां पर वर्षा, कैसे तापमान, ये है
एवरेज टेम्परेचर और ये है एवरेज रेनफॉल। इन दोनों को या इन दोनों के रिलेशन को दिखाता है, तुलनात्मक प्रदर्शन को दिखाता है, कंपैरेटिव स्टेटस दिखाता है। इसे कहते हैं हम हीदर ग्राफ। हीदर ग्राफ का उपयोग जो है वो फसलों के अनुमान में भी लगाया जाता है। क्यों? तापमान और वर्षा पर कौन डिपेंड करता है? आपको किसी भी क्षेत्र का अगर फसलों का अनुमान लगाना है तो आप उसके हीदर ग्राफ से जान सकते हैं। तो हम ग्रिफिथ टेलर ने हीदर ग्राफ का आविष्कार किया था। ठीक है, औसत मासिक तापमान और वर्षा का जो वितरण है वो हीदर ग्राफ में दिखाया जाता है। फिर है क्लाइमोग्राफ। हीदर ग्राफ हो गया, दूसरा ग्राफ है क्लाइमोग्राफ। क्वेश्चन के में लिखा था कि क्लाइमोग्राफ का भी आविष्कार जो किया था वो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। क्लाइमोग्राफ को हिंदी में कहते हैं जलवायु प्रभाव आरेख। हिंदी में क्लाइमोग्राफ को जलवायु प्रभाव आरेख। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि जलवायु प्रभाव आरेख, या हम ज्यादातर क्या जानते हैं? क्लाइमोग्राफ। इसीलिए पहले मैंने इस क्वेश्चन में एक सामान्य शब्द को यूज किया जो हम ज्यादा लोग जानते हैं, इसे हम क्लाइमोग्राफ कहते हैं, लेकिन हिंदी में कहते हैं इसे जलवायु प्रभाव आरेख। इसका भी आविष्कार किसने किया? ग्रिफिथ टेलर ने किया। जैसा कि हीदर ग्राफ में दो चीजें थी, एवरेज टेम्परेचर और एवरेज रेनफॉल, ठीक ऐसे ही हीदर ग्राफ में भी एवरेज देखा जाता है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर का एवरेज देखा जाता है और सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। यहां पर टेम्परेचर का है, यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज। ठीक है, तो सापेक्षिक आर्द्रता और तापमान को ध्यान में किसमें रखा जाता है? ये क्लाइमोग्राफ में। ये याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आपसे बनेगा कि किसको देखते हैं। ठीक है, जलवायु तत्वों का रेखा चित्रीय, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। तो क्लाइमोग्राफ में क्या है? जलवायु तत्वों का रेखा चित्रीय। क्लाइमोग्राफ जलवायु तत्वों को जब हम रेखा चित्रीय माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो वो क्लाइमोग्राफ होता है। कब ये शुरू हुआ क्लाइमोग्राफ? जब ये टेम्परेट रीजन में रहने वाले जो ब्रिटिशर्स थे, जब वो ट्रॉपिकल रीजन में रहने आए तो एप्रोप्रिएट प्लेस को चुनने के लिए दे हैव स्टार्टेड मेंटेनिंग क्या? क्लाइमोग्राफ। क्योंकि इसमें दो चीजें थी, एक ह्यूमिडिटी और दूसरा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जान करके ये उस एप्रोप्रिएट पे एरिया में रहते थे जहां पे ये खुद रहने की कोशिश, जहां पे ये खुद रह चुके थे। तो तभी हीदर ग्राफ के और क्लाइमोग्राफ की, तभी क्लाइमोग्राफ में जो डेवलपमेंट हुआ, स्टार्टिंग हुई, तो तभी होती है जब औपनिवेशिक काल था। तो ये हो गया हीदर ग्राफ और क्लाइमोग्राफ। तो क्लाइमोग्राफ में जलवायु के विभिन्न तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सापेक्षिक आर्द्रता और तापमान और आर्द्रता क्या है? जलवायु है। और हीदर ग्राफ में क्या है? एडवर्टीजमेंट और हीदर ग्राफ में टेम्परेचर और वनस्पति रेन। अब जब टेम्परेचर प्लस रेन मिलेगा तो आप क्या करेंगे? वहां की वेजिटेशन। अब वेजिटेशन होगी तो आप क्या कर सकते हैं? हम क्रॉप भी समझ सकते हैं वहां की। दोनों बातें क्या हो सकती हैं? समझी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब परतदार कमजोर शैल में लावा गुंबद का प्रवेश होता है, परतदार, ध्यान दीजिएगा, कह रहा परतदार, तो परतदार शैल सेडिमेंट्री रॉक है। अब जब सेडिमेंट्री रॉक में लावा का गुंबद प्रवेश करेगा तो क्या होगा? सेडिमेंट्री रॉक में लावा का गुंबद प्रवेश करेगा तो क्या कंडीशन होगी? तब क्या कंडीशन होगी? तब इस तरीके का एक रिज बनेगा। इस तरीके का क्या होता है? एक रिज बनता है, और इस रिज को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी बूटी, हॉगबैक, लैकोलिथ। इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं हॉगबैक। याद रखिएगा। परतदार, यहां जो की पॉइंट था ना वो यही था कि जब ये सेडिमेंट्री रॉक में जाता है, और अगर ये जो लेयर है ये किसमें? एक रिज फॉर्म में जा रहा है, तो हॉगबैक हमेशा क्या होता है? रिज फॉर्म में होता है। ठीक,
फिर आता है ज्वाला, देखिए सही पे ज्वालामुखी बूटी। जब कभी ये जो ज्वालामुखी का मूवमेंट है वो ऊपर आकर के ऐसे इसे एक लेयर के रूप में बिछ जाता है और नीचे यहां पर परतदार शैलें रहती हैं, ये परतदार शैल है और ऊपर ये ज्वालामुखी का क्षेत्र है जो ऊपर आकर बिछ रहा है। तो ये क्या है, ये ज्वालामुखी बुटी। छोटा है तो क्या होगा, ज्वालामुखी बुटी। ध्यान रखना है ये मेज की तरह बड़ा होगा, दिस इज कॉल्ड मेसा, और जब छोटा होगा तो ये बुटी हो जाता है, क्योंकि ये जो शैलें हैं ना ये क्या होती है, मुलायम होती हैं, वो अपर्दित हो जाती हैं, इरोजन हो जाता है इनका। इसके अलावा फिर आता है लैकोलिथ। जब लावा का प्रेशर होता है तो इस तरीके की वृहदाकार गुंबद के फॉर्म में जब लावा सतह को उठा देता है, लावा ने क्या किया, नीचे से प्रेशर क्रिएट किया और सतह जो है इस तरीके के आर्क शेप फॉर्म में ऊपर उठ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लैकोलिथ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर परतदार बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, ठीक है। हॉगबैक जैसे ही, अच्छा हॉगबैक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हॉगबैक नैरो होगा, सॉरी हॉगबैक जो होगा वो नैरो होता है, पतला होता है, सकरा होता है, और खड़ा ढाल, ढाल खड़ा होगा। जबकि एक और टर्म आता है हॉगबैक के साथ, एक तो हॉगबैक हो गया, दूसरा आता है क्वेस्टा। क्वेस्टा भी हॉगबैक जैसे होता है पर इसका ढाल अधिक खड़ा नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, हॉगबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। देखिए सीएफ स्मिथ, आर ये ब्रूस फुटे है, आर ब्रूस फुटे, जेम्स हटन या जेडी डाना ने सबसे पहले जब आर्कियन रॉक्स का जो स्टडी किया वो WCF स्मिथ और आर ब्रूस फुटे, CF स्मिथ और आर ब्रूस फुटे ने स्टडी, कभी क्वेश्चन आए स्टडी ऑफ आर्कियन रॉक्स, स्टडी ऑफ आर्कियन रॉक्स है, ये कौन होगा, ये आर ब्रूस फुटे और CF स्मिथ। लेकिन जब नाम की बात आएगी तो दो नाम यहां पर, जेम्स सटन और जेडी डाना। इसमें जेडी डाना ने सबसे पहले नाम, नेम आर्कियन, तो आर्कियन जो नाम है वो किसने दिया है, वो जेडी डाना ने दिया है, एकदम याद रखिएगा इस बात, ठीक है। आर्कियन शेल होती क्या है, जब सबसे पहले अर्थ ठंडी हुई, सबसे पहले जब पृथ्वी ठंडी होती है तो क्या होगा, सबसे पहले पृथ्वी ठंडी होगी तो उस समय ऊपरी परत के ठंडा होने से, बाय कूलिंग ऑफ द अपर लेयर, ऊपरी परत के ठंडा होने से जो पहली चट्टान बनती है उसे हम आर्कियन चट्टान कहते हैं। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो 1,87,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, 1,87,500 किलोमीटर स्क्वायर, 1,87,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कौन पाया जाता है, भारत में आर्कियन रॉक्स पाई जाती है। लेकिन इस आर्कियन रॉक्स में, आर्कियन रॉक में केरला को छोड़ करके ऑलमोस्ट लगभग पूरा दक्षिण भारत और सेंट्रल इंडिया में जो अरावली का इलाका है यानी साउथ ईस्टर्न राजस्थान, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और कार्बी आंगलोंग में भी ऐसी ही एंशियंट आर्कियन रॉक्स पाई जाती हैं। छोटा नागपुर का पठार ऐसी एंशियंट रॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। मेन हिमालय के
कोर पार्ट में, ध्यान दीजिएगा, महान हिमालय के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि महान हिमालय के कोर भाग में कौन रहता है, ये आर्कियन रॉक है, ग्रेट हिमालय। हमेशा ध्यान रखिए, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो ग्रेट हिमालय के कोर पार्ट में, यहां पर महान हिमालय के कोर पार्ट में क्या है, यहां पर आर्कियन शैल है। अब यही क्वेश्चन दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है कि आर्कियन शेल पेनिनसुलर इंडिया में भी है और आउटर पेनिनसुलर इंडिया में भी है। दोनों स्टेटमेंट क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट सही है। आउटर पेनिनसुलर इंडिया में भी है और पेनिनसुलर इंडिया में सिर्फ केरला में ये नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सभी स्टेट में ये थोड़ी बहुत मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां है जेडी डानन, सबसे पहले इसको नाम दिया, लेकिन सबसे पहले इसकी स्टडी किसने शुरू की, इसकी स्टडी डीएम स्मिथ और आर ब्रूस फुटे ने की थी। डीएम स्मिथ और आर ब्रूस फुटे, ठीक है। चलो, अच्छा, डीएम स्मिथ और आर ब्रूस फुटे ने ये स्टडी शुरू की 1915 में। अगला क्वेश्चन, लास्ट वन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। वान थ्यूनेन किसकी बात कर रहा है, ये वान थ्यूनेन का सिद्धांत अधिवास तथा कृषि पेटियों से संबंधित था। असत्य कथन चुनना है, ध्यान दीजिएगा, रॉन्ग वन, यू हैव टू पिक द रॉन्ग वन। फिर वान थ्यूनेन का कार्य अवस्थितता सिद्धांत, वान थ्यूनेन का जो सिद्धांत था, ये थोड़ी टोपोग्राफिकल, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है इसको टाइप करने में। तो वान थ्यूनेन का जो सिद्धांत है वो 1926 में प्रस्तुत किया गया, 1926 में प्रस्तुत किया गया। फिर वान थ्यूनेन ने कृषि पेटियों की संख्या 5 थी, कह रहा है वान थ्यूनेन की कृषि पेटियों की संख्या 5 थी। फिर कह रहा है वान थ्यूनेन जर्मन विद्वान थे। तो सब हम पहले इसमें देखते हैं कि आंसर पहले देख लेते हैं फिर देखते हैं। वान थ्यूनेन जर्मन विद्वान थे, बिल्कुल सही है। वान थ्यूनेन कृषि की पेटियों की संख्या 7 थी, नहीं, यही गलत है। वान थ्यूनेन की कृषि पेटियां यानी एग्रीकल्चरल बेल्ट्स जो थी वो कितनी थी, एग्रीकल्चरल बेल्ट्स, वो एग्रीकल्चरल बेल्ट्स थी 7, ध्यान दीजिएगा। तो 5 नहीं थी, ये गलत हो गया। फिर वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थित सिद्धांत 1926 में प्रस्तुत किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। वान थ्यूनेन का सिद्धांत अधिवास और कृषि पेटियों से संबंधित था। वान थ्यूनेन जो कि जर्मन थे, उन्होंने अपना सिद्धांत कृषि क्षेत्र के केंद्र से बाहर जाने पर जो बदलता हुआ स्वरूप है उसको स्पष्ट करने के लिए किया था। मतलब कि एक केंद्र क्षेत्र है, सेंट्रल क्षेत्र है, उससे जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे तो लैंड यूज कैसे चेंज होता जाता है, इसी को बताने के लिए वान थ्यूनेन ने अपना एक अवस्थितीकरण सिद्धांत दिया, यानी थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोकलाइजेशन इन 1926। और ऐसे में उन्होंने केंद्र से बाहर जाती हुई एग्रीकल्चरल लैंड के यूज की 7 बेल्ट्स को रिकॉग्नाइज किया। और क्यों उन्होंने किया, क्योंकि वान थ्यूनेन जो थे वो मैक्लेनबर्ग में एक कृषि फॉर्म में काम किया करते थे, और ऐसे कृषि फॉर्म में जो वो व्यवस्थापक थे वहां अपनी मृत्यु तक वही काम करते रहे। और फिर उनसे जो अनुभव वान थ्यूनेन को प्राप्त हुए, उसी के तहत उन्होंने 1826 में तत्कालीन, ये यहां एक चीज और ध्यान वाली बात है कि ये 1826 होना चाहिए, ये 1826, ठीक है, 1826 में प्रस्तुत किया था। 1926 नहीं, 1826 है, करेक्ट कर लीजिए आप सब लोग, ठीक है। 1850 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो वान थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थितीकरण सिद्धांत 1826 में प्रस्तुत किया, ठीक है। और ये उस समय की एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट था, आर्थिक अवधारणा थी, जो कि कृषि काल का समय था। तो उस समय जो अर्थ जगत से या इकोनॉमी से संबंधित भी कुछ कहा जाता था, तो इट वाज ऑलरेडी रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल फील्ड। तो कृषि क्षेत्र में अवस्थितीकरण सिद्धांत जो था वो इकोनॉमी से रिलेटेड था, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड था। और उन्होंने पाया कि 7 पेटियां होंगी, 6 नहीं होंगी, याद रखिएगा, ठीक है। और किससे, बाजार से डिस्टेंस, जैसे जैसे बाजार से हम दूर जाते हैं वो 7 बेल्ट होती है कि नहीं। अब पहली बेल्ट इंटेंस फार्मिंग की है, गहन कृषि जहां की जाती है, यानी कोर से बाहर का जो पहला बेल्ट होगा वो इंटेंस फार्मिंग होगा,
और वहां ऐसी चीजें उगाई जाएंगी जो सीधा उस बाजार में पहुंच रही हैं बिना खराब हुए, जिसे हम कहते हैं सब्जियां और दुग्ध व्यवसाय। 1826 में इतना ज्यादा गैस का प्रचलन नहीं था, तो क्या होता था, ईंधन की जरूरत होती थी। तो दूसरी पेटी है भाई, दूध पहुंच जाएगा, इंटेंसली की जाने वाली फार्म के प्रोड्यूसर्स पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। तो दूसरा बेल्ट जो होगा वो ईंधन का होगा। अब तीसरे बेल्ट में दूध पहुंच गया, ईंधन पहुंच गया, तो अब क्या चाहिए, अब उनको फूड ग्रेन्स चाहिए, अन्न उत्पादन। तो तीसरी पेटी जो होगी वो अन्न उत्पादन की होगी, और वो खाली किसी टाइम नहीं छोड़ी जाएगी। तीसरी पेटी कभी खाली छोड़ी नहीं जाती थी, और उसमें कुछ ना कुछ उगाया जाएगा हमेशा। चौथी पेटी जो होगी वो अन्न उत्पादन भी होगा, और वहां पर एनिमल हस्बेंड्री भी होगा। तो पहली में क्या हो गया, पहली में हो गया इंटेंस फार्मिंग प्लस द एनिमल हस्बेंड्री फॉर मिल्क एंड एक्सेट्रा। उसके बाद दूसरी बेल्ट जो हो जाएगी, अब मिल्क पहुंच गया तो ईंधन पहुंचना चाहिए, दूसरा क्या है, ईंधन की बेल्ट है। और तीसरा क्या है, ईंधन पहुंच गया तो फूड ग्रेन पहुंचना चाहिए, जिसमें कोई भी टाइम में जो लैंड है वो यूज बिना नहीं छोड़ी जाएगी। तीन हो गया। फिर चौथे में क्या हो गया, अब चौथे में एक एग्रीकल्चरल बेल्ट, ऐसा बेल्ट होगा जो मिक्सचर होगा, इसमें एग्रीकल्चर भी होगा और उसमें पशुचारण दोनों ही होता है, ठीक। और उसमें अन्न उत्पादन वाली जो बेल्ट है, चौथी बेल्ट, उसमें अन्न उत्पादन के साथ परती भूमि भी आपको दिखाई पड़ेगी। फिर आता है पांचवा में क्या है कि पांचवी बेल्ट जो होगा उसमें तीन अलग अलग कैटेगरी का काम होता है। जैसे एक में 1/3 भाग विस्तृत खेती, एक्सटेंसिव फार्मिंग करेगा, 1/3 जो होगा वो बैरन या परती के रूप में होगा, और जो तीसरा 1/3 है वो चारागाह होगा। तो पांचवी पेटी में क्या होगा, पांचवी पेटी में तीन अलग अलग बातें होंगी। पहला होगा एक्सटेंसिव विस्तृत खेती, दूसरा क्या होगा, परती, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात होता है वो उसमें है चारागाह क्षेत्र। छठे क्षेत्र में सिर्फ पशुपालन होगा। छठे क्षेत्र में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पशुपालन, कोई दूसरी चीज नहीं होगी। फिर उसके बाद जो सातवीं और अंतिम पेटी होगी उसमें बंजर भूमि होगी, और कुछ क्षेत्र में छिटपुट रूप से पशुपालन का काम किया जाएगा। तो वान थोरेन जिन्होंने अपना सिद्धांत 1826 में दिया, जर्मन के एक फार्म हाउस में व्यवस्थापक थे, उसी के अनुभवों पर आधारित था, और उन्होंने 7 पेटियां किसी बाजार क्षेत्र से दूर जाते समय कैसे लैंड का यूज होता है, उसमें 7 पेटियां, और साथ में उन्होंने एक नदी का भी वर्णन किया है, ठीक है। और वो नदी का वर्णन वो तीसरी वाली बेल्ट से शुरू किया है, जिसमें अन्न पालन भी होगा और कुछ मात्रा में अन्न की पेटी होगी, और उस अन्न की पेटी में परती नहीं है, तो क्या होगा कि बैरन लैंड नहीं छोड़ी जाएगी, इसलिए उसको इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी। दैट्स वाई उन्होंने माना कि इसमें एक नदी भी है। उसके बाद नदी की भी बात वहां पर उन्होंने की, ठीक है। तो ये आज के 5 क्वेश्चन हो गए जो अलग अलग सेक्शन से थे। शॉर्ट नोट बनाइए, रिवाइज कीजिए और देखते रहिए। गुड बाय।